नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से जियोग्राफी के सेशन में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के पास ऐसी कौन सी गतियां हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिन होता है, रात होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है। कभी ठंड का मौसम आता है तो कभी गर्मी का मौसम आता है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सुपर मून क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम आपको बता दें कि पृथ्वी की गतियां दो होती है। एक होता है घूर्णन गति। पृथ्वी के पास दो तरह की गति होती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। इसको इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं और इसको रोटेशन कहते हैं। तो ये पृथ्वी की जो गतियां हैं दो, इसको तो समझेंगे ही। सबसे पहले एक चीज आपको बताते हैं डायरेक्शन के बारे में कि देखिए, ये यदि हम कभी भी किसी पेपर के ऊपर या किसी कागज के ऊपर यदि हम डायरेक्शन को समझते हैं यानी दिशा को, तो उसमें हम लोग इस तरीके से देखते हैं जैसे अभी हम बता रहे हैं। देखिए, जो ऊपर का साइड होता है इसको नॉर्थ कहते हैं, यानी हिंदी में इसको उत्तर कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे का साइड है इसको कहते हैं साउथ, यानी दक्षिण, हिंदी में इसको दक्षिण कहते हैं। और जो देखिए ऐसे है, तो जो दाहिना साइड आता है यानी हमारे हैंड के जो राइट हैंड है, तो इस साइड जो है इसको ईस्ट कहते हैं, यानी हिंदी में पूरब कहते हैं। और ये जो आया बाएं साइड यानी लेफ्ट हैंड के साथ, तो यहाँ पर वेस्ट होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पश्चिम। तो ये डायरेक्शन है। पहले इस डायरेक्शन को आप समझ लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये डायरेक्शन है। यदि हम इस एंगल की बात करें, ये डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब। यानी इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर एक सवाल आपको आएगा कि आखिर इसको हम सबसे पहले नॉर्थ क्यों बोले, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोले? क्योंकि देखिए, ये मेन होता है, ये लाइन मेन होता है, नॉर्थ और साउथ ये मेन लाइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, पृथ्वी के ऊपर ये जो बना होता है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं। कभी भी ऐसे जो होता है इसको ईस्ट और वेस्ट पोल नहीं कहते हैं। हमेशा पृथ्वी के ऊपर दो ध्रुव है। क्या होता है ध्रुव, क्या पोल होता है, उसको हम आगे बताएंगे। वैसे अभी के लिए आप इतना समझें कि ये नॉर्थ साइड होता है, ये साउथ होता है। यानी पृथ्वी को नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में डिवाइड किया जाता है, यानी बताया जाता है। तो इसी के कारण यहाँ नॉर्थ और साउथ हमारा जो डायरेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले नॉर्थ का नाम आता है, फिर ईस्ट का नाम आता है। वैसे ही इस डायरेक्शन में हो सकता है सबसे पहले साउथ का नाम आएगा और फिर वेस्ट का नाम आएगा। यानी यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम। ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट, पहले नॉर्थ का नाम फिर वेस्ट का नाम। यानी कि इस तरीके से जो है डायरेक्शन को हम पेपर के ऊपर या फिर कागज़ के ऊपर या फिर मतलब जब हम मैप वगैरह का वर्क करते हैं तो इस डायरेक्शन से हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम आपको बता दें यहाँ पर
एक छोटा सा लिख देते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। अब सबसे पहले इस गति को समझने से पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यदि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये क्लियर कर दे कि पृथ्वी हमेशा गोल नहीं होता। पृथ्वी जो है वो पूरा गोल नहीं होता है। ठीक है। पृथ्वी का जो ये भाग है, देखिए ये चपटा होता है, जो ऊपर का भाग होता है ये चपटा होता है और नीचे का भाग भी चपटा होता है। यानी इस तरीके से होता है, ऐसे देखिए, ऐसे होता है पृथ्वी, इस तरीके से। अगर यदि हम फिगर बना दें तो देखिए ऐसे हो सकता है। देखो इस तरीके से हो सकता है। हालांकि पूरा इस तरीके से भी नहीं है, हल्का हल्का। कभी देखिए यहाँ पर अगर हम बता दें तो ये डायरेक्शन कभी ऐसे उठा हुआ है, कभी इधर ऐसे धंसा हुआ है, ऐसे हो गया है। पूरा मतलब गोल नहीं है। जो हम सरफेस हम लोग बनाते हैं, जो हम फिगर बनाते हैं, ये पूरा गोल नहीं होता पृथ्वी। और ये जो ऊपरी भाग होता है, ये जो चपटा भाग होता है, इसको कहते हैं भू-आभ। इसका नाम होता है भू-आभ। इसको जियोइड कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं जियोइड। यानी कहने का मतलब यह है कि ये पृथ्वी का मेन फिगर होता है, इस तरीके से होता है, पूरा गोल नहीं होता पृथ्वी। ठीक है। ये जिसे कुछ भाग बाहर निकला होता है, कुछ भाग धंसा हुआ होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम समझने के लिए एक एवरेज मार्किंग बनाते हैं, एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से दिखाई देता है हमको। ठीक है। अब यदि हम इसकी और बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का यदि हम ये भाग बनाते हैं, यानी बीचों बीच यदि हम पृथ्वी को काटते हैं, मतलब आधा आधी करते हैं, इधर आधा इधर आधा, यानी हाफ कर देते हैं इसको हम, तो ये जो साइड बना ये क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए आप, ये कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तर में है ना, उत्तर साइड है, तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। देखिए इसको ऐसे बांट देते हैं। ठीक है। तो इस भाग को क्या कह रहे हैं, नॉर्थ, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। देखिए गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी तो आप समझ रहे हो, उत्तर का साइड। गोलार्ध मतलब क्या होता है, गोला। एक गोला है, अर्ध यानी गोला का आधा। तो उत्तर के साइड में गोला का आधा भाग, तो ये गोला का क्या है, आधा भाग है वो उत्तर के साइड में। ठीक है। और उसी तरीके से नीचे वाला भाग को क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या कह रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध। यानी दक्षिण के साइड में ये साउथ वाला एरिया है, नॉर्थ साउथ, तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यानी दक्षिण के साइड में गोला का आधा, उसको कहते हैं गोलार्ध। ठीक है। अब यदि हम इस साइड की बात करें, ये पूरा साइड, देखिए ये पूरा साइड, ठीक है, इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से गायब करते हैं और इसको क्या बताते हैं, ये है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। कहने का मतलब यह है कि हर डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में जो है ये गोलार्ध हमको देखने को मिलते हैं।
ये इस साइड वाला इलाका में क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध, और इस साइड वाले इलाके में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारा पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। यानी इस डायरेक्शन में यदि इस तरीके से हम समझें तो देखिए ये क्या हो रहा है हमको, ये ऊपर की साइड में यदि देखें तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, इस साइड में देखें तो पश्चिमी गोलार्ध, इस साइड में देखें तो पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध। ये इस तरीके से जो है पूरा पृथ्वी को डिवाइड किया जाता है। और ये डिवाइड नेचुरली नहीं है, हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि हम पृथ्वी के ऊपर रिसर्च कर सके, इस पर खोजबीन कर सके। डायरेक्शन मतलब छोटा छोटा करके हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ना हम अपने आप को समझाने के लिए, समझने के लिए ये हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि देखिए इस फिगर में देखते हैं, अब यदि मान लीजिए कि ये हमारा ऐसा हो गया, तो इस पूरे भाग को तो हम कह रहे हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, इस पूरे भाग को कह रहे हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूरे भाग को कह रहे हैं पश्चिमी गोलार्ध है, और ये पूरे भाग को कह रहे हैं कि ये पूर्वी गोलार्ध है। तो अब हम आपको ये बताते हैं, मतलब कि देखिए यदि मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस भाग में नहीं जाना है, सिर्फ इस भाग को, इस भाग को क्या कहेंगे। तो आप देखिए डायरेक्शन कहाँ है, आप डायरेक्शन के हिसाब से देखिए, ऐसे है ना, ये डायरेक्शन तो ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, आप ऐसे बता सकते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा। तो इस वाले भाग को हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर, तो इसको नॉर्थ ईस्ट, स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला, उसका आधा हेमिस्फेयर, अर्धगोला। तो ये नॉर्थ और ये क्या है, ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको कहेंगे इस वाले डायरेक्शन में, यानी ये पूरा जो इलाका होगा हमारा, इसको कहेंगे कि ये है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको भी बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर, यानी दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया क्या हो जाएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, ये एरिया क्या हो जाएगा, आपको जो डायरेक्शन बताया है इस डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं, ये एरिया क्या होगा, साउथ ईस्ट, यानी ये एरिया जो है हमारा ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हेमिस्फेयर, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। और ये एरिया जो बच गया इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये एरिया क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, तो इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। समझ में आएगा, पूरा डायरेक्शन आपको समझ में आया। इस तरीके से जो है पूरा पृथ्वी को ऐसे बांटा जाता है, ऐसे डिवाइड किया जाता है ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, अब हम आपको ये बता दें कि देखिए पूरे पृथ्वी को, ये जो हमारा पृथ्वी है इसको यदि हम बीच बीच काटते हैं, यानी बीचों बीच, तो ये जो बीचों बीच हम काट रहे हैं, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मतलब बना रहा है, यानी कि एक पूरा गोला है, इसको आधा आधा कर रहा है, उत्तर के साइड में और दक्षिण के साइड में। तो हम इसको कहते हैं क्या, इस लाइन को कहते हैं भूमध्य रेखा। इस लाइन का क्या नाम होता है, भूमध्य रेखा। आप समझ सकते हैं इसको तोड़ के, भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं। भू मतलब जो पृथ्वी है, भू का मतलब पृथ्वी होता है, तो भू का मतलब क्या हो रहा है, पृथ्वी। तो जो भू है उसका मध्य, यानी उसका मध्य वाला भाग, उसका मध्य, यानी उसको बीचों बीच जब हम काट रहे हैं, मध्य का मतलब क्या होगा, बीच में, यानी भू मध्य, भू का मध्य में जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। लाइन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कह रहे हैं, रेखा।
तो ये भूमध्य रेखा होता है, इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त, इसका एक और नाम होता है विषुवत वृत्त। एक सर्कल है और ये विषुवत रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम विषुवत वृत्त रखा गया और कुछ नहीं। वैसे भूमध्य रेखा आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। अब यदि हम इसको एक और लाइन में ड्रॉ किया जाता है, ये आपको दिखा देते हैं। देखिए इस लाइन का नाम क्या होता है, इस लाइन का नाम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझा देते हैं कि देखिए यदि ये हमारा अर्थ है तो इसको यदि हम बीचों बीच काट रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कक्षा तल। इसका नाम एक दिया जाता है जिसको कह रहे हैं कक्षा तल। इसका नाम कक्षा तल क्यों दिया जाता है? क्योंकि पृथ्वी जो परिक्रमा करता है सन का, जिस ऑर्बिट के सहारे, मतलब जिस कक्षा के सहारे, उसी का तल जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर यदि हम डिनोट करते हैं, पृथ्वी के सेंटर से यदि हम डिनोट करते हैं तो उसको कहते हैं कक्षा तल। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे आगे। अभी आप बस इतना समझें कि इसका नाम कक्षा तल होता है। और इस पर यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पृथ्वी जो है इस तरीके से होता है, पृथ्वी ऐसे न होकर ऐसे है, पृथ्वी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो ये 23.5 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, यानी हम ये कहें कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इसका जो एंगल बनता है, ये कक्षा तल से जो एंगल बन रहा है, ये 66.5 डिग्री का होता है। अब ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी ऐसे होता है, यानी इस भाग को हम कहें तो ये हमारा पृथ्वी है और ये क्या है नॉर्थ साइड, और ये क्या है साउथ, यानी इसको कहते हैं नॉर्थ। और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, देखिए पृथ्वी पर ऐसा कोई लाइन नहीं होता, हम लोग काल्पनिक लाइन एक ड्रॉ करते हैं ताकि हम समझ पाएँ अच्छी तरीके से पृथ्वी को। तो ये जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए एक ऊपर से लाइन, एक नीचे से, और बीच में गोला होता है जिस पर वो नाच रहा होता है ऐसे पृथ्वी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसी को कहते हैं ध्रुव। इसका नाम होता है ध्रुव, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं, इसको भी क्या नाम देते हैं ध्रुव, यानी पोल। तो ये साउथ पोल हो जाता है, ये नॉर्थ पोल हो जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? अब देखिए ये जो पृथ्वी ऐसे ना हो करके, यानी हम ये कहें कि पृथ्वी ऐसे नहीं है, पृथ्वी ऐसे नहीं है, पृथ्वी ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो इसका झुका हुआ एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कितना? ये एंगल बन रहा है 23.5 डिग्री का। ये एंगल कितना बन रहा है? 23.5 डिग्री का। यानी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। पृथ्वी का मेन अक्ष क्या, अगर हम डिनोट करें तो ये है, ये क्या है अक्ष, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं हम? अक्ष कह रहे हैं, यानी कि इसको एक्सिस कहते हैं। एक्सिस यानी पृथ्वी अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी ये इसका अक्ष है। तो यहाँ से 23.5 डिग्री पृथ्वी ऐसे है, झुका हुआ है, ठीक है। और यदि हम इसकी कक्षा तल से, ये कक्षा तल है, तो इससे इसका यदि हम एंगल देखें तो ये 66.5 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको आप जोड़ के देख लीजिए, ये 90 डिग्री आएगा। परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किया तो 90 डिग्री तो आना ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कक्षा जो है ऐसे झुका हुआ है पृथ्वी का। क्लियर है? कक्षा तल क्या होता है आपको आगे हम दिखाएंगे, बताएंगे कैसे होता है। देखिए अब यदि हम पृथ्वी की गति की बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी का जो गति है वो है घूर्णन गति। सबसे पहला गति क्या है? घूर्णन गति, जिसको रोटेशन भी कहते हैं। तो घूर्णन गति क्या होता है?
तो देखिए, अगर हम सॉरी आप जो है हमको पृथ्वी मान सकते हैं अभी। तो पृथ्वी यदि हम हैं तो हम यदि ऐसे हैं, आपको दिख रहा है, तो ऐसे एक बार यदि हम घूम जाते हैं तो इसको कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? घूर्णन गति। तो पृथ्वी जो है ऐसे घूमता है, ऐसे लटका हुआ है, ऐसे घूमता है, तो इसको कह रहे हैं कि ये घूर्णन गति है। इसका जो गति करने का स्पीड होता है, घूर्णन गति करने का, वो होता है लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर। यानी एक घंटे में 1670 किलोमीटर पृथ्वी ऐसे करके घूम लेता है। यानी एक घंटे में यदि इतना के स्पीड से आप जाइए कि एक घंटे में 1670 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, उतना के स्पीड से पृथ्वी घूमता है। सोचिए, इतना स्पीड से घूम रहा है, फिर भी हमको पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूम भी रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पृथ्वी का जो दूसरा गति है, पृथ्वी का एक और गति है जिसको कह रहे हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति ये क्या होता है? तो परिक्रमा करना यानी चक्कर लगाना किसी का। परिक्रमा क्या होता है? यदि मान लेते हैं ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक ऐसे लाइनिंग पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इसी को कहते हैं क्या? कि ये सन का परिक्रमा कर रहा है, ऐसे इस तरीके से सन का क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। जैसे अर्थ घूम रहा है, तो इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो ये है परिक्रमा करना। अब यदि हम ये कहें कि परिक्रमा करता है तो इसका स्पीड कितना होता है? ये कितने के स्पीड से परिक्रमा कर लेता है? तो इसका स्पीड होता है लगभग 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। यानी एक घंटे में 1,07,000 किलोमीटर तक जा सकता है। ये इतना गति से इसका चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है पृथ्वी। किसका? सन का। तो परिक्रमण गति और घूर्णन गति शायद आपको समझ में आ गया होगा कि घूर्णन गति वो होता है जो अपने अक्ष पे घूमते रहता है। ठीक है, अपने एक्सिस पे क्या करता है? ऐसे ऐसे घूमते रहता है। और परिक्रमा क्या होता है? कि वो सन का चक्कर लगा रहा है, इसको कह रहा है परिक्रमण गति। ठीक है, अब यदि हम ये बताएं आपको कि घूर्णन गति के कारण क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताएं कि घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पर दिन रात होता है, दिन होता है, रात होता है, ये घूर्णन गति की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पृथ्वी क्या कर रहा है? से घूम रहा है। पृथ्वी आपको घूमते हुए नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, इस साइड में आपको एक लाइन नज़र आ रहा होगा। ये साइड में आपको क्या नज़र आ रहा है? लाइन। ये एक ऐसा लाइन जो उजाला है। ये लाइन में आपको क्या दिख रहा है? लग रहा है जैसे उजाला है। इस साइड में आपको उजाला नज़र आ रहा होगा और इस साइड में आपको अंधकार नज़र आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए, इधर सन है, इधर क्या है? देखिए, इधर सन है, ठीक है, और ये अपना प्रकाश क्या कर रहा है? इधर दे रहा है, जिसकी वजह से इस साइड में क्या हो रहा है कि हमको लाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साइड में नहीं दिख रहा। अब आप खुद समझिए, हम यहाँ पर हैं सामने, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप जो है अपना एक टॉर्च बारिए। टॉर्च, जैसे आप टॉर्च को बारते हैं तो हमारा ये पूरा फेस नज़र आएगा। अगर ये टॉर्च है और ये टॉर्च का ये मुंह है, ठीक है, इधर से लाइट जाता है, तो ये टॉर्च आप ऐसे बारेंगे तो हमारा पूरा फेस आपको दिखेगा, लेकिन हमारा जो बैक है वो आपको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उजाला है, जो यहाँ से प्रकाश निकल के आया इस टॉर्च से, तो
इस जो एरिया है, ये सामने जो एरिया आपको दिख रहा है फेस, इस पर प्रकाश की वजह से यहाँ पर दिन हो चुका है। ठीक है, जस्ट वही कारण है, यहाँ सन है, ये लाइट मारा तो इस एरिया के अंदर दिन हो चुका है, लेकिन पृथ्वी का ये बैक एरिया है जिस पर दिन नहीं है, यहाँ पर रात है, क्योंकि यहाँ पर लाइट सन का नहीं पहुँच रहा। क्लियर है? अब यदि हम ऐसे घूम रहे, देखिए इस तरीके से ऐसे घूम गए, ठीक है, ऐसे, और टॉर्च ये है ऐसे, तो ऐसे घूम गए तो इस एरिया में दिन हो गया और इस एरिया में क्या हो गया, रात हो गया। ये जो हमारा पीछे का एरिया है इसमें रात हो गया और इस एरिया में दिन। अब यदि हम ऐसे घूम जाते हैं तो ये सामने से यदि लाइट मारेगा तो क्या होगा, पीछे हमारा दिन होगा और फेस के साइड यानी कि हमारे साइड क्या होगा, रात हो जाएगा। जहाँ पर लाइट पहुँच रहा हो वहाँ दिन है, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ रात है। सिंपल सा तरीका है। तो ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी क्या कर रहा है, घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये पीछे साइड में क्या है, सन है, तो सन का लाइट इस वाले एरिया में पड़ रहा है तो यहाँ पर दिन है, और देखिए इधर धीरे धीरे उजाला होते जा रहा है, होते जा रहा है। शायद आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी के ऊपर किस तरीके से दिन रात होते रहता है। ये लाइट की वजह से होता है। यहाँ सन है तो सन का लाइट यदि पृथ्वी के पास इस साइड आ रहा है तो इस साइड तो लाइट नहीं आ रहा ना, इस साइड लाइट नहीं आ रहा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वहाँ रात होगा। क्लियर है? तो दिन रात इस तरीके से हो रहा है पृथ्वी के ऊपर। और यदि हम घूर्णन गति की बात करें तो इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जो पवन चलती है, जो धाराएं का डायरेक्शन होता है, धारा जो होता है समुद्र का, धारा जो लहरें होती है, ज्वारीय जो तरंग होता है समुद्र के अंदर, वो सारा डायरेक्शन ये घूर्णन गति की वजह से होता है। ऐसा क्यों, यानी डायरेक्शन में चेंजिंग हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन में चेंजिंग क्यों होता है घूर्णन गति की वजह से। तो आप खुद सोचिए कि मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी, देखिए ये जो हाथ है ये पृथ्वी है, ऐसे पृथ्वी है, इस पर ये एक हम पॉइंट रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और पृथ्वी को ऐसे घुमाते हैं। देखिए पृथ्वी ऐसे घूमा तो ये क्या हो रहा है, ये भी ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये पृथ्वी है और अभी ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक पॉइंट हम रखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है। अब पृथ्वी को क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे देखिए इस तरीके से पृथ्वी जो है ऐसे घुमा, तो ये जो पॉइंट था यहाँ पर ये ऐसे हो गया, मतलब यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये पॉइंट धीरे धीरे ऐसे खसका। अब जो है, अब एक नेक्स्ट और फिगर बनाते हैं, अगर ऐसे चल गया, ये पूरा ऐसे घूम के ऐसे हो गया है, तो ये जो पॉइंट था ये ऐसे घूम करके ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो दिख रहा है, आप जैसे जैसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे आप घुमा रहे हैं तो ये भी पॉइंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, आप ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ये भी ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे हो गया है। तो ये डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन की वजह से, यानी कि आप इस डायरेक्शन की वजह से ये धारा का या फिर पवन का डायरेक्शन हो सकता है, जो हवाएं होती है उसकी डायरेक्शन हो सकता है, ज्वारीय तरंग का डायरेक्शन हो सकता है। यानी पृथ्वी की गति के कारण, जो घूर्णन गति होता है उसके कारण यहाँ पर पवन का गति निर्धारित हो रहा है, यहाँ पर ज्वारीय तरंग का गति निर्धारित हो रहा है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे, फिर से रिप्लाई करेंगे कि आखिर कैसे हो रहा है ये सब। देखिए सिंपल सा चीज़ है, आप एक सरफेस लीजिएगा, एक कॉपी लीजिएगा, कॉपी के ऊपर जो है आप ऐसे कुछ, मतलब जैसे मान लेते हैं पेंसिल या पेन ऐसे रखते हैं, ठीक है, और पेन को रखने के बाद आप कॉपी को ऐसे घुमाइएगा, ऐसे जब घुमाइएगा ना तो इसको भी जो है, इसको वहाँ पर प्रेस नहीं कीजिएगा, बस हल्का रखिएगा, तो जब आप इसको ऐसे घुमाइएगा ना तो ये भी घूम जाएगा,
ये पेंसिल भी घूमेगा। आप करके देखिएगा घर पे। इसको प्रेस नहीं करना है, इसको दबाना नहीं है कस के, बस हल्का इसको रखिएगा, हल्का इसको पकड़ ले रहिएगा, बस यहाँ टच करके हल्का। और आप जब ऐसे कॉपी को घुमाइएगा ना, तो ये जो पेन है ये भी ऐसे घूम जाएगा। आपको पता चलेगा इस तरीके से बनता है फिगर। जब आप घुमाइएगा तो ऐसा घूम जाएगा। ये है, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसको कहते हैं कि ये घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। यानी पृथ्वी के अंदर जितना भी हलचल होते रहता है उसकी वजह से पृथ्वी में गति आ रहा है, और उस गति के कारण यहाँ पर पवन का डायरेक्शन बदल रहा है, ज्वारीय तरंग का डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, जो नदी का प्रवाह है, जो धारा है समुद्र का, उसका डायरेक्शन बदलता है। इसी की वजह से जब पृथ्वी घूर्णन करता है तो इसके अंदर एक बल उत्पन्न होता है। ये जनरली एक बल के कारण ऐसा हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, इसको एक फोर्स का नाम दिया जाता है, कोरियोलिस फोर्स। ये जनरली होता क्यों है? ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। यानी पृथ्वी ऐसे घूम रहा है तो ये क्या करेगा, एक बल उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से ये जो पेंसिल हम दिखा रहे हैं वो पेंसिल को इस डायरेक्शन में ढकेलेगा, इस डायरेक्शन में इसको ढकेल देगा, जिसको कहते हैं ये कोरियोलिस बल के कारण ऐसा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब पृथ्वी घूमता है तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पवन का डायरेक्शन बदलता है, धारा का डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। शायद नहीं समझ आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए, तो घूर्णन गति के कारण ये सारी चीज़ें होती है। और यदि हम आपको ये बताएं, घूर्णन जो होता है पृथ्वी का वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। यानी ये हम आपको बता दें ऐसे, ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है, यानी ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो जो पृथ्वी है ये ऐसे घूमता है, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमता है, ऐसे इस तरीके से पश्चिम से पूर्व घूमता है, और न कि ऐसे ऐसे नहीं घूमता, ये गलत है, ऐसे घूमता है पश्चिम से पूर्व। इसीलिए ये जो घूमने का जो मोशन है, यानी पश्चिम से पूर्व गति जो कर रहा है, घूर्णन गति पृथ्वी, इसकी वजह से हम यहाँ से अंतरिक्ष में देखते हैं तो बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो हमको उल्टा घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो हमको दिखाई देते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए। जो अंतरिक्ष में जो बाकी ग्रह हैं वो हमको क्या दिखाई देते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे, जिसे हमारा जो गति है घूमने का वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी वजह से समझ में आया? तो घूर्णन गति के कारण ये सारे काम होते हैं, दिन रात होता है। बाकी जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं वो हमको दिखाई देते हैं उल्टा घूमते हुए हमारे गति से। और जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है वो घूर्णन गति के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? ये सारा एक मतलब घूर्णन गति का प्रभाव है, इसको हम प्रभाव कह सकते हैं। अब यदि हम परिक्रमण गति के प्रभाव की बात करें तो परिक्रमण गति की वजह से कई सारे बदलाव हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यदि हम इसको पॉइंट में समझें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है परिक्रमण गति का यदि हम परिक्रमण गति की पहला पॉइंट यदि हम समझें तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते रहता है। ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है परिक्रमण गति की वजह से। परिक्रमण गति क्या होता है? सन का चक्कर लगाना, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडा, गर्मी, वर्षा, बसंत ऋतु, शरद ऋतु ऐसे आते रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं। ये होने का मेन कारण क्या है? ऋतु का परिवर्तन होने का मेन कारण क्या है कि सन का जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो डायरेक्ट पड़ता है, कभी तिरछा पड़ता है, कभी ऐसे डायरेक्ट पड़ रहा है, कभी ऐसे पड़ रहा है, कभी ऐसे पड़ रहा है। इस तरीके से जो है
सन का लाइट यहाँ पर पड़ता है पृथ्वी के ऊपर। ये इसलिए क्योंकि मान लेते हैं ये सन है, तो सन तो लाइट दे रहा है इसी साइड, इस साइड भी दे रहा है, इस साइड भी, मतलब सन का तो लाइट चारों तरफ है ना। तो पृथ्वी जो है कभी घूम के ऐसे आता है सामने, तो सामने लाइट गया, कभी पृथ्वी घूम के ऐसे गया तो यहाँ से तिरछे लाइट गया, इसके ऊपर तिरछा जा रहा है, ठीक है। फिर पृथ्वी घूम के ऐसे आ गया तो सामने गया, फिर ऐसे आ गया। इस तरीके से जो है पृथ्वी घूमते रहता है इसका, जिसकी वजह से कभी सन का लाइट इस पर डायरेक्ट पड़ता है। वैसे तो सन का लाइट इस पर अलग अलग जगह पर हमेशा ही डायरेक्ट पड़ेगा, लेकिन कई सारे जगहों पर, जैसे अभी यदि हमारे पास देखा जाए तो हम यदि देखिए, यदि ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो इस एरिया में यदि हम हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सन का लाइट तो अभी डायरेक्ट पड़ रहा है, क्लियर। यदि अब हम क्या करेंगे, ये सन, ये अर्थ को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है, तो अर्थ मान लेते हैं यहाँ पे, और हम कहाँ हैं, यहाँ पर, हम यही है ना, देखिए इस डायरेक्शन में है। तो अब सन का लाइट कैसे पड़ेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, ऐसे तिरछे पड़ेगा, तिरछा लाइट पड़ रहा है, डायरेक्ट नहीं पड़ रहा। तिरछा लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है, ऊष्मा कम जाएगा, जितना ज़्यादा डायरेक्ट लाइट पड़ेगा उतना ज़्यादा हीट, और जितना तिरछा लाइट पड़ेगा, यानी कि एंगल यदि तिरछा होगा तो क्या होगा, लाइट का जो हीट होगा वो भी कम होगा। और इसकी वजह से कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंड का मौसम आता है। लाइट यदि तिरछा पड़ रहा हो, लाइट यदि इसका ऐसे निकल रहा हो, इस तरीके से देख रहे, पृथ्वी के ऊपर लाइट अगर ऐसे जा रहा हो, तो जाहिर सी बात है इस एरिया के अंदर जहाँ तिरछा लाइट पड़ रहा हो, उस एरिया के अंदर शरद ऋतु होगा, यानी ठंड का मौसम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट तिरछा पड़ रहा है तो हीट कम होगा, ठीक है। और यही लाइट यदि डायरेक्ट पड़ रहा हो यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, हीट ज़्यादा जा रहा है, ऊष्मा ज़्यादा जा रहा है प्रकाश के साथ साथ। समझ में आ रहा बात। तो इसकी वजह से जो है ये लाइट का जो तिरछापन है या फिर लाइट का जो सीधापन है, उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर ऋतु में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। यदि हम दूसरी बात करें तो पृथ्वी पर दिन का लंबा होना, दिन का छोटा होना, रात का बड़ा होना, ये भी इसी लाइट की वजह से है। लाइट यदि तिरछा पड़ रहा है तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और लाइट यदि सीधा पड़ रहा है तो ये देर लगाएगा, मतलब लाइट वहाँ पर ख़त्म होने में समय लगेगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए यदि ये तिरछा लाइट पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये जब पृथ्वी ऐसे घूमेगा, पृथ्वी भी तो घूमता है, तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगा तो ये इस तरीके से, मतलब यदि हम इधर बताएं, यहीं पे बताते, देखिए पृथ्वी जब ऐसे घूमेगा तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये यदि ऐसे घूमेगा तो ये एरिया जल्दी ही उपट्टी हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। और ये अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लाइट पड़ रहा है, डायरेक्ट लाइट यहाँ पर जा रहा है, तो इस एरिया को ऐसे घूमने में समय लगेगा, देखिए इतना समय लगेगा, और इसको घूमने में कितना समय लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा। मतलब ये लाइट को तुरंत ही बंद कर देगा, मतलब वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचेगा, और इसको लाइट को बंद करने में पूरा इतना समय लगेगा। इसको एक बार यहाँ तक आना होगा घूमते हुए, तो लाइट ज़्यादा देर तक वहाँ स्टोर हो रहा है, ज़्यादा देर तक रह रहा है, इसकी वजह से दिन का साइज बड़ा होगा, और लाइट कम देर तक है तो दिन का साइज छोटा होगा। ऐसे ही चल रहा है। तो दिन का बड़ा होना, दिन का छोटा होना, ये परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। विषुव का स्थिति, उपसौर का स्थिति, देखिए यहाँ पर बताते हैं, विषुव, उपसौर, विषुव का स्थिति, उपसौर का स्थिति, फिर अपसौर का स्थिति, ये जो स्थिति है विषुव, उपसौर, अपसौर, ये भी परिक्रमण गति के कारण होता है। ये क्या होता है अभी आपको हम समझाते हैं, ठीक है, रुक जाइए। इसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं, इसको पेरिहेलियन कहते हैं, इसको एफेलियन कहते हैं, तो इसको भी समझेंगे, ये भी होता है। उसके बाद यदि हम एक चीज़ और बता दें तो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं,
ये पृथ्वी है, तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ध्रुव। इसको क्या कह रहे हैं? ध्रुव। इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं? ध्रुव कह रहे हैं, यानी पोल। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों के ऊपर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ये भी परिक्रमण गति के कारण होता है। ये कैसे हो रहा है अभी इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए ये सन का लाइट इधर आ रहा है, ठीक है, इधर भी जा रहा है, देखिए चारों तरफ जा रहा है। और पृथ्वी का ये जो घूमने का एरिया दिख रहा है, इस तरीके से पृथ्वी घूम रहा है, ठीक है, सन का चक्कर लगा रहा है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ऐसे एक लाइन आपको दिख रहा होगा। ये है साउथ हेमिस्फीयर, सॉरी साउथ पोल, और ये है नॉर्थ पोल। और यहाँ से यदि हम इक्वेटर ऐसे बनाते हैं तो ये क्या है, मतलब ये भूमध्य रेखा यदि बीचों बीच हम काट रहे हैं तो देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में सन का लाइट ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखिए इस साइड तो सन का लाइट ही नहीं है। देखिए सन का लाइट यहाँ पे अभी दिख रहा है ऐसे, इस तरीके से, ये दिन है और ये रात है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, इसको हम क्या बताएं, हटाइए। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा लाइन है जो बंटवारा कर रहा है, एक दिन का एक रात का। तो ये दिन का बंटवारा हो रहा है, ये रात का, ये लाइन है उसका। मतलब इस साइड में लाइट आ रहा है, ठीक है, और इस साइड में लाइट नहीं आ रहा। तो इस साइड रात है, इस साइड दिन है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ये एरिया में ये है हमारा और ये है, 2 लाइन और हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि देखिए ये जो है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, ये एक और लाइन बनाए, ये एक और लाइन बनाए। तो इक्वेटर जो होता है यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं हम कि ये है 0 डिग्री, और यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते पूरा बढ़ते हैं और यहाँ तक आते हैं, तो ये होता है 90 डिग्री। और वैसे ही यहाँ नीचे आते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके यहाँ तक आते हैं। तो ये जो एरिया बनता है इसको कहते हैं 90 डिग्री इस पॉइंट पर, यानी ध्रुवों पर 90 डिग्री दोनों तरफ। और ये बीच वाला जो एरिया होता है इसको 0 डिग्री कहते हैं। तो ये यहाँ तक आते हैं, तो इस पॉइंट पर हम कहते हैं इस पॉइंट को कि ये 23.5 डिग्री का एंगल है। ये कितना है? 23.5 डिग्री। और यहाँ भी नीचे आते हैं तो इस पॉइंट को कहते हैं कि ये है 23.5 डिग्री, ठीक है। इसको कहते हैं हम, इसका नाम दिया जाता है, इस 23.5 डिग्री वाले पॉइंट का नाम दिया जाता है, मतलब इस लाइन को नाम दिया जाता है कर्क रेखा। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। और ये जो लाइन है, इस लाइन को यानी साउथ गोलार्ध में, देखिए ये नॉर्थ गोलार्ध हो गया, ये गोलार्ध को डिवाइड कर रहा है ना, ये नॉर्थ गोलार्ध और इधर साउथ गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो 23.5 डिग्री का लाइन है, यहाँ से 23.5 डिग्री जब आते हैं तो ये जो लाइन मिलता है इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। ये क्या होता है? मकर रेखा। और ये होता है कर्क रेखा। क्लियर? तो यहाँ देखिए आप इस वाले लाइन पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है कितना? ये है कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री। ये क्या है? 23.5 डिग्री का एंगल। और यहाँ भी क्या है? ये साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री है, ठीक है, यानी ये मकर रेखा। और ये जो है ये एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं जिससे हमको ये पता चल रहा है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये है हमारा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। क्लियर हो गया? अब
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा हुआ क्योंकि सन का लाइट यहाँ ज़्यादा आ रहा है। तो इस समय जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर का सीजन आ जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु आ जाता है। ठीक है, क्या आ रहा है ये, यहाँ पर लिखते हैं, यह है ग्रीष्म ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु आ रहा है यानी गर्मी का मौसम। और जैसे ऐसे आते हैं तो ये ऑटम आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है शरद ऋतु। इसका मतलब क्या है? शरद ऋतु, यानी हल्का हल्का, मतलब वो वर्षा टाइप का होता है ना, शरद यानी दीवार के टच करने से आपको हल्का हल्का नमी दीवार में नज़र आता है, उस समय को बदल रहे हैं, वो होता है शरद ऋतु। तो इस समय देखिए यहाँ पर देखिए ये है और ये है, तो ये तो नॉर्थ, ये साउथ, और ये एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो हमको ये बता रहा है कि इधर उजाला है, इधर उजाला नहीं है। सन का लाइट ऐसे आ रहा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो शरद ऋतु आ गया। फिर और आगे आते हैं तो यहाँ देखिए इस एरिया में, यहाँ देखिए नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, सॉरी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो साउथ पोल के पास देखिए सन का लाइट पड़ रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल के पास सन का लाइट नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखिए ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहीं तक सन का लाइट है इधर, और इधर सन का लाइट नहीं जा रहा। ठीक है, सन का लाइट इधर नहीं जा रहा, इधर है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो एरिया है, ये एरिया में, यानी ये एरिया ज़्यादा भाग किसका है? देखिए साउथ हेमिस्फीयर का पूरा भाग ही है। यानी देखिए साउथ हेमिस्फीयर यदि ऐसे हम बनाते हैं तो देखिए साउथ हेमिस्फीयर का ये पूरा भाग ही है जिस पर सन का लाइट जा रहा है। तो इसमें गर्मी का मौसम आ जाएगा साउथ में, लेकिन नॉर्थ में यहाँ पर विंटर का मौसम आ जाएगा, यानी ठंड का मौसम आ जाएगा। ठीक है, ठंड का मौसम क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रहा। वही चीज़ अब यहाँ देखिए ये स्प्रिंग का मौसम आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको वसंत ऋतु कहते हैं। इसका नाम क्या दे रहे हैं? बसंत ऋतु। इसको बसंत ऋतु कहते हैं। इसको ठंड का मौसम यानी सर्दी का मौसम कह रहे हैं इसको, और इसको कह रहे हैं शरद ऋतु, और इसको कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु। ये इस तरीके से जो है पूरा ऋतु चेंज हो रहा है। यदि हम आपको इसका एक मतलब पूरा ओवरव्यू यदि हम आपको बताएं तो देखिए आप ऐसे समझिए, ये हमारा देखिए ऐसे समझिए, ये एक पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर ये है नॉर्थ पोल, ये पॉइंट, और ये है साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ से एक इक्वेटर हम डिनोट किए। ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री हम मान लेते हैं, ये इक्वेटर है, और ये है हमारा 23.5 डिग्री मानते हैं, ये मकर रेखा है। ठीक है, और ये है हमारा 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब यदि हम इसको समझें एक अच्छी तरह से, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं सन का लाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा है। सन का लाइट कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा है। यदि मान लेते हैं यहाँ सन है, ठीक है, तो सन का लाइट जो है यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा है इस लाइन पे। इस लाइन पे क्या हो रहा है? सन का लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है। और ये स्थिति कब होता है? ये स्थिति होता है 21 मार्च को। 21 मार्च को ये स्थिति हमको देखने को मिलता है कि सन का जो लाइट है ये डायरेक्ट पड़ता है कहाँ पर? इक्वेटर के पास, यानी भूमध्य रेखा के पास। इसको क्या कह रहे हैं हम? भूमध्य रेखा। और इसको क्या नाम दिए हैं? इस वाले लाइन को नाम दे रहे हैं मकर रेखा,
यानी साउथ हेमिस्फेयर में देखिए ये है, ये साउथ हेमिस्फेयर, ये नीचे क्या हो गया, सॉरी ये नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये साउथ हेमिस्फेयर। तो साउथ हेमिस्फेयर में जो 23.5 डिग्री हम नीचे आते हैं तो हमको मकर रेखा मिलता है, और जब हम 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर में तब हमको मिलता है क्या, इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम होता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब देखिए अब हम कहाँ पर हैं, सन का लाइट सबसे पहले भूमध्य रेखा पर पड़ा 21 मार्च को। ठीक है, उसके बाद सन का लाइट जो है ऐसे बढ़ने लगा, सन का लाइट क्या हो गया, ऐसे जाने लगा, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सन का लाइट इधर जाने लगा, इधर नहीं, डायरेक्ट पड़ रहा है सन का लाइट, ऐसे पहले ऐसे फिर ऐसे 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 करके यहाँ तक जाता है। ये लास्ट पॉइंट होता है सन का लाइट डायरेक्ट जाने का, उसके उधर सन का लाइट डायरेक्ट नहीं जाता। ठीक है, इसके ऊपर सन का लाइट डायरेक्ट नहीं जाता, 23.5 डिग्री लास्ट होता है, नीचे भी 23.5 डिग्री लास्ट होता है सन का डायरेक्ट लाइट पड़ना, सीधा पड़ना। हाँ, तिरछा लाइट जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ता, ये लास्ट पॉइंट होता है। इतनी दूर के अंदर में सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, बस 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, ना उसके ऊपर जाता है ना इसके नीचे आ जाता है, डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ता। तिरछा लाइट पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए 23.5 डिग्री जब ऊपर जा रहा है इसका लाइट, ठीक है, यानी सन का जो लाइट है ये 23.5 डिग्री ऊपर की ओर गया, तब इसको हम नाम देते हैं, जब ऊपर की ओर जा रहा है यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर की ओर। ये नॉर्थ है ना, उत्तर, नॉर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर, तो इसको कहते हैं उत्तरायण। इसका नाम क्या दिया जाता है, उत्तरायण। और उसके बाद ये क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट हो जाता है किसका, सन का डायरेक्ट लाइट पड़ने का 23.5 डिग्री, इसलिए इस लाइन को बनाया गया है और इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, अब देखिए अब लाइट क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचने के बाद अब लाइट ऐसे आता है, अब फिर नीचे की ओर आने लगता है लाइट डायरेक्ट, फिर क्या होता है, नीचे की ओर आने लगता है लाइट डायरेक्ट, तिरछा तो आता ही है, डायरेक्ट नीचे की ओर अब बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते फिर उसका टाइमिंग हो जाता है, उसका टाइमिंग एक और हम यदि हम आपको बता दें तो 23 सितंबर को ये दोबारा यहाँ पर पहुँच जाता है। क्लियर, देखिए 21 मार्च को यहाँ से लाइट स्टार्ट हुआ, 21 मार्च से डायरेक्ट पड़ना यहाँ पर पड़ा, तो 21 मार्च को हम कह रहे हैं इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, इस दिन 21 मार्च के दिन उत्तरी गोलार्ध में जो सीजन होता है उसको कहते हैं बसंत ऋतु। इसको क्या कहते हैं, बसंत ऋतु, यानी स्प्रिंग सीजन। क्लियर, इसको क्या कह रहे हैं, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु कहते हैं, लेकिन 21 मार्च को ही दक्षिणी गोलार्ध में जो सीजन आता है, 21 मार्च को ही दक्षिणी गोलार्ध में जो सीजन होता है उसको कहते हैं हम लोग, उसको नाम देते हैं कि ये शरद ऋतु है। क्या है, शरद ऋतु, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत ऋतु आता है और दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को वही टाइम है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उसको कहते हैं शरद ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं वसंत ऋतु। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से उत्तरायण स्टार्ट होता है, यहाँ से सन का लाइट उत्तर की ओर जाता है तो बसंत ऋतु हो गया, और यहाँ से सन का लाइट इधर नहीं आता, तिरछा होने लगता है, जिसकी वजह से इस एरिया में ठंडापन स्टार्ट होने लगता है, हल्का हल्का नमी आने लगता है यहाँ पर, इसलिए इसको शरद ऋतु कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। जस्ट इसी का, और ये जो टाइम है ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री यहाँ पर पीक पर पहुँचता है, ये पहुँचता है 21 जून को।
21 जून को जो है ये पहुंच जाता है वहाँ पर। कहाँ पर? 23.5 डिग्री एंगल के पास जो है सन का डायरेक्ट लाइट 21 जून को पहुंचता है। और इस दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि लाइट सबसे पीक पर होता है, उसके बाद उधर नहीं जाता। सबसे बड़ा दिन 21 जून को नॉर्थ गोलार्ध में होता है। इसी दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और रात छोटा होता है। रात क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात छोटा होता है। क्लियर हो गया? 21 मार्च और 21 जून, समझ में आ रहा बात? फिर उसके बाद जब सन का लाइट ऐसे नीचे आने लगता है तो यहाँ पर आते आते यहाँ पर आ जाता है। फिर दोबारा कितना टाइम में? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या आ जाता है? लाइट यहाँ पर आ जाता है। तो ये टाइम फ्रेम आपको समझ में आया होगा। 21 मार्च से लेकर पहले 21 जून फिर 23 सितंबर, यानी 21 मार्च से 23 सितंबर को हम कह रहे हैं कि ये 6 महीने का टाइम हो गया। 6 माह, 6 महीने का टाइम हो गया है। तो देखिए यहाँ से लाइट डायरेक्ट गया तो उत्तरी ध्रुव पर, इस ध्रुव पर लाइट जो है पड़ना स्टार्ट हो गया। तिरछा लाइट जाना वहाँ पर स्टार्ट हो गया उत्तरी ध्रुव पर। यहाँ पर इस एरिया में जो है, यहाँ पर 66.5 डिग्री यदि हम यहाँ पर बनाते हैं तो 66.5 डिग्री के ऊपर जो लाइट होता है, इसके अंदर हमेशा जो है 66.5 डिग्री के ऊपर हमेशा लाइट तिरछा ही जाता है। चाहे वो लाइट यहाँ भी आ जाए फिर भी यहाँ पर लाइट क्या जाएगा? तिरछा ही जाएगा। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पर हल्का हल्का लाइट आना स्टार्ट हो जाता है जब यहाँ से सन का लाइट इधर जाता है ऊपर की ओर। और ये प्रक्रिया देखिए कब तक चल रहा है? 21 जून तक लाइट रहेगा ही, फिर यहाँ तक आ रहा 23 सितंबर तक तो लाइट यहाँ पर रहेगा ही। क्लियर? तो लगभग 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? लाइट होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से लाइट ऊपर की ओर बढ़ता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लाइट नहीं पहुँचता। यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचता। यहाँ पर लाइट क्या है? नहीं पहुँचता है दक्षिणी ध्रुव पर। कब? जब ऐसे हो जाता है, ऊपर की ओर जाने लगता है, यानी उत्तरायण होने लगता है सन, तब। लेकिन अब जैसी 23 सितंबर के बाद सन का लाइट फिर अब नीचे की ओर आने लगता है इस तरीके से, तब क्या होगा? यहाँ जैसी इस लाइन से जैसी क्रॉस कर गया तो साउथ पोल पे यानी दक्षिणी ध्रुव पर लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी तिरछा लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये लाइट लगभग कब तक रहेगा? तो इस मकर रेखा पर जो सीधा लाइट पड़ता है, यानी 23.5 डिग्री जब आ जाएगा सन यहाँ पर, सन का लाइट यहाँ पर आ जाएगा मकर रेखा पर, तो इस दिन को कहते हैं 22 दिसंबर का दिन हो जाता है। 22 दिसंबर का दिन यहाँ पर हो जाता है। और फिर वापस लाइट ऐसे ही जाता है। फिर वापस लाइट क्या हो रहा है? ऐसे ही जा रहा है। तो ये फिर यहाँ पर पहुँच जाता है कब? 21 मार्च को। यानी 23 सितंबर से लाइट चला और फिर 21 मार्च को यहाँ पर पहुँच गया। तो इस एरिया में लाइट कब तक रहा? 6 महीने तक। तो यहाँ पर साउथ मतलब पोल पे यानी दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह तक क्या हो गया? दिन हो गया। और यहाँ पर जैसे इधर से ऐसे लाइट क्रॉस हुआ है तो यहाँ पर लाइट आना बंद हो गया, तिरछा भी लाइट नहीं आ रहा। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या हो गया? 6 माह तक रात हो गया और यहाँ पर 6 माह तक दिन हो गया। जस्ट वही चीज़ जब लाइट ऊपर की ओर जा रहा था तो 6 माह तक रात यहाँ हो गया था और 6 माह तक दिन वहाँ पर हो गया था। क्लियर? जब सन ऊपर की ओर जा रहा है, यानी सन जब ऊपर की ओर जा रहा है तब इसको कह रहे हैं कि उत्तरायण हो गया। अब सन यदि नीचे की ओर आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? कि सन दक्षिणायन हो गया। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणायन। सन क्या हो गया है? दक्षिणायन हो गया है।
तो ये शायद मैटर आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से काम हो रहा है। लाइट यदि तिरछा पड़ रहा है तो हीट कम पहुंचेगा, और हीट कम पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है ठंड का मौसम होगा। यहाँ पर लाइट तो पहुंचता है लेकिन ठंड होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सन का लाइट डायरेक्ट उधर चला गया है। अब आप खुद सोचिए ना, हम लोग कहाँ हैं? हम यदि बोले तो हम तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं, क्योंकि देखिए भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो हम यदि अपनी बात करें, हम लोग अपनी यानी भारत की बात करें तो 21 मार्च को बसंत ऋतु आता है, ठीक है। 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो इस दिन ग्रीष्म ऋतु हम कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु आ रहा है। 21 जून को हम क्या कह रहे हैं कि ये ग्रीष्म ऋतु का दिन है, यानी ग्रीष्म ऋतु आ गया, ठीक है। 21 जून को, क्लियर। और फिर 21 मार्च को गया, तो 21 मार्च को हम क्या करें कि उत्तरी गोलार्ध में हम लोग बसंत ऋतु मनाते हैं। 21 जून पर पीक होता है, यानी गर्मी लास्ट, मतलब वहाँ पर 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ कहें कि वो ग्रीष्म ऋतु आ गया है। फिर यहाँ से आता है कहाँ पर? 23 सितंबर को जब यहाँ आ गया तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु आएगा? कौन सा ऋतु आएगा? शरद ऋतु। ध्यान से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? शरद ऋतु आ जाएगा। कब आएगा? 23 सितंबर को। और जैसे ही यहाँ से ऐसे निकला, लेकिन देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है, लेकिन 23 सितंबर को है दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा कि बसंत ऋतु आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बसंत ऋतु। जस्ट अपोजिट हो जाता है, बसंत ऋतु आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर मकर रेखा के पास मतलब 22 दिसंबर को आएगा तो इस एरिया में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा, यानी साउथ में क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। लेकिन 22 दिसंबर को हमारे तरफ यानी नॉर्थ गोलार्ध में, यानी यहाँ पर हम देखें नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो 22 दिसंबर को क्या होगा? ठंड का मौसम आ जाएगा, यानी सर्दी का मौसम आ जाएगा, यानी विंटर सीजन आ जाएगा, ठीक है। सर्दी का मौसम आ जाएगा। और 21 जून को जब हमारे पास गर्मी का मौसम था, यानी ग्रीष्म ऋतु था 21 जून को, तो 21 जून को यहाँ पर क्या होगा? साउथ गोलार्ध में क्या होगा? यहाँ पर सर्दी का मौसम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाइट डायरेक्ट इस एरिया में नहीं, इस एरिया में पड़ रहा है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, देखिए फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। ये है 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री और ये भी है 23.5 डिग्री, यानी ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा और ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 21 मार्च की बात करें, 21 मार्च, तो 21 मार्च को नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, ये इसको हम कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसको कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको क्या कह रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आएगा। क्या आएगा? बसंत ऋतु। और 21 मार्च को है ये बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में है, और 21 मार्च को है इसी डेट को दक्षिणी गोलार्ध में, यदि नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर शरद ऋतु आएगा, ठीक है। 21 मार्च को है। लेकिन 21 जून को क्या हो रहा है? सन उत्तरायण हुआ, यानी सन ऊपर की ओर गया, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया? आप देख सकते हैं हमेशा उत्तरी गोलार्ध का अपोजिट होगा साउथ, और साउथ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ, यानी उत्तर होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, ठीक है।
तो 21 जून को ही साउथ में, यानी इसी डेट को साउथ में क्या आएगा, सर्दी का मौसम आएगा। वहाँ गर्मी तो यहाँ सर्दी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ 23 सितंबर फिर आता है। 23 सितंबर को क्या हो रहा है कि फिर से यहाँ पर सन का डायरेक्ट लाइट आया इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या आएगा, शरद ऋतु, और 23 सितंबर को है दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ जाएगा, बसंत ऋतु आ जाएगा, ठीक है। और 23 सितंबर से ऐसे जब आएगा तो इस टाइम पे यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, यानी इसी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु आएगा। लेकिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें, यानी इस हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर सर्दी का मौसम आ जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट होगा, बसंत का शरद ऋतु और ग्रीष्म का सर्दी। समझ में आएगा, ऐसे ही हो रहा है, बस ऐसी चेंजिंग हो रहा है। देखिए शरद ऋतु को इंग्लिश में ऑटम कहते हैं, ऑटम सीजन, और बसंत ऋतु को स्प्रिंग सीजन कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु को आप जान ही रहे हैं, समर कहते हैं, और सर्दी को विंटर कहते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। ये शायद क्लियर हो गया होगा आपको। यदि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर कुछ और कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। तो ये शायद मैटर था, ये आपको क्लियर हो गया होगा शायद। अब समझते हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ऋतु कैसे चेंजिंग हो रहा है परिक्रमण गति के कारण, ठीक है। यदि हम आपको दिखा दें, देखिए ये हमारा अर्थ है, ये देखिए अर्थ है हमारा, ठीक है। और ये अर्थ देखिए किस तरीके से एक लाइन पे, देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन पे ही अर्थ पूरा सन का चक्कर लगा रहा है। ये लाइन पे ही क्या हो रहा है, अर्थ पूरा सन का चक्कर लगा रहा है, देख रहे हैं, इसी लाइन पे। अब देखिए हम पीछे कुछ देर पहले आपको बताया था कक्षा तल क्या होता है। तो देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये देखिए पृथ्वी का ये बीचों बीच लगभग, देखिए ये पृथ्वी का बीचों बीच लगभग है, ठीक है, सेंटर से। तो ये कक्षा होता है, ये जिस लाइन पे घूम रहा है ना पृथ्वी, जिस लाइन पे पृथ्वी घूम रहा है उसको कहते हैं कक्षा, ठीक है। और ये जो लाइन पर घूम रहा है इसको कह रहे हैं कक्षा। तो इसके सेंटर से जो एक लाइन बनाते हैं हम, पृथ्वी के सेंटर से एक देखिए ऐसे लाइन बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं कक्षा तल। इसको क्या कह रहे हैं, कक्षा तल कह रहे हैं पृथ्वी का। ये हम आपको शुरू में बताए थे कक्षा तल क्या होता है। तो इसे ये कक्षा का वो तल होता है ये बीच में, ठीक है। देखिए बाकी सब ग्रह भी कैसे ये सन का चक्कर लगा रहे हैं, क्लियर हो गया। देखिए ये है मून, ये मून देखिए पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। मून आपको दिख रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सन का भी चक्कर लगा लेता है वो। तो बस ऐसे ही चल रहा है पूरा, यही है परिक्रमण गति। ये परिक्रमण गति या घूर्णन गति, इसी के कारण जो है पूरा मतलब पृथ्वी के ऊपर दिन रात होता है, दिन बड़ा होता है, दिन छोटा होता है, फिर ऋतुओं में परिवर्तन होती रहती है। हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, हमने कुछ देर पहले एक वर्ड लिखा था कि परिक्रमण गति के कारण विषुव का स्थिति बनता है, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ये क्या होता है, विषुव का स्थिति क्या होता है, तो जब सन, देखिए सन का लाइट जब इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ता है ना, उस स्थिति को कहते हैं कि ये इक्विनॉक्स है। यानी यहाँ पर है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। तो सन का लाइट जब इस पर डायरेक्ट पड़ता है तो इसको कहते हैं कि ये विषुव है, ये विषुव का स्थिति है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर डायरेक्ट लाइट पड़ने से पूरा विश्व में, पूरे वर्ल्ड में दिन और रात बराबर होते हैं। हमेशा पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, जिसकी वजह से पूरे विश्व में
पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, इसी को हम कहते हैं विश्व। ये स्थिति 2 बार होता है, एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। इसी को कहते हैं विश्व, ठीक है। और दूसरा जो हम वर्ड बताए थे, इसको कह रहे उपसौर। उपसौर, इसको इंग्लिश में पेरिहेलियन कहते हैं। अब यदि हम उपसौर की बात करें तो देखिए, सन का यदि नज़दीक आ जाता है, जैसे देखिए ये सन है और ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अभी आप वीडियो में भी देखे होंगे, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो सन का यदि नज़दीक आ जा रहे हैं, देखिए सन का जनरली ऐसे तो नहीं आता, देखिए ये सन है, तो इस तरीके से यदि हम बताएं, ऐसे दिख रहा होगा आपको, वीडियो में तो ऐसे ही दिखा होगा। तो सन का यदि नज़दीक, देखिए ये है सन का नज़दीक, ठीक है। सन को और जो है हम इधर बनाते हैं, ऐसे। देखिए ये भाग आपको थोड़ा दूर लग रहा होगा, ये थोड़ा नज़दीक लग रहा होगा। तो सन का नज़दीक पृथ्वी जब आता है, सबसे नज़दीक, इससे नज़दीक पृथ्वी हो ही नहीं सकता सन का, ठीक है। पृथ्वी जो है सन का सबसे नज़दीक वहाँ पर आकर के जब आता है, वहाँ पर होता है, तो इसको कहते हैं उपसौर। इसको क्या कहते हैं? उपसौर, यानी पेरिहेलियन। सन के नज़दीक जब पृथ्वी आ जाता है, सबसे नज़दीक, उससे नज़दीक आ ही नहीं सकता, वो लास्ट है, तो इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? उपसौर का स्थिति बना हुआ है, ठीक है। ये लगभग सन से जब नज़दीक होता है तो लगभग इसका दूरी 147.5 किलोमीटर लगभग मिलियन में होता है, ये मिलियन किलोमीटर होता है। अब यदि हम एक वर्ड और था आपको बताते हैं, ऑफशोर। ऑफशोर, इसको कहते हैं एफेलियन इंग्लिश में। ऑफशोर का स्थिति तब बनता है जब सन का जो है अर्थ से दूरी सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये अर्थ है तो ये दूरी सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकता सन से। अर्थ जो है यानी पृथ्वी सूर्य से इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये लास्ट होता है। इसका दूरी यदि हम बात करें तो ये लगभग 152.6 मिलियन किलोमीटर होता है। यानी आप देख सकते हैं जब सन से सबसे नज़दीक आता है तब कहते हैं उपसौर, सन के सबसे दूर आता है तब उसको कहते हैं अपसौर। ये सन से नज़दीक आता है 3 जनवरी को और सन से दूर आता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सन से सबसे दूर होता है और 3 जनवरी को सन से सबसे नज़दीक होता है। इसी को कहते हैं अपसौर और उपसौर का स्थिति। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये परिक्रमण गति के कारण हो रहा है, यानी अर्थ जो है इस पथ पर घूम रहा है, उसकी वजह से कभी दूर होता है कभी नज़दीक होता है। तो इसी को कहते हैं कि ये परिक्रमण गति के कारण अपसौर का स्थिति बन रहा है, उपसौर का स्थिति बन रहा है, विषुव का स्थिति बन रहा है। ये परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात हो रहा है, ठीक है। अब आपको समझा देते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, यानी सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या है, कैसे ये घटित होता है, इसको भी समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो जब सन और अर्थ के बीच इसका जो लाइट आ रहा है, ये लाइट आपको दिख रहा होगा, ये लाइट जब आ रहा है अर्थ के पास, तो यहाँ पर अभी तो लाइट आ रहा है, ठीक है। अब यदि हम इस लाइट को, देखिए आप खुद समझिए ना, सूर्य ग्रहण के टाइम में या फिर चंद्र ग्रहण के टाइम में आपको क्या लगता है? आपको यही दिखाई देता होगा ना कि
चंद्र यानी चंदा मामा जो है यानी चांद हमको नहीं दिखता तो चंद्र ग्रहण है। सूर्य हमको नहीं दिखाई दे रहा तो कहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, यानी सूर्य अभी दिख रहा था, अब कुछ देर के बाद धीरे धीरे करके खत्म, अब दिख ही नहीं रहा, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। और चंद्र यानी चांद हमको नहीं दिख रहा तो बोलते हैं चंद्र ग्रहण लग गया। तो ये क्यों नहीं दिखता? अगर कोई वस्तु को यदि हम इस पेन को हम देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस पर जो लाइट पड़ा वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर पड़ा, जिसकी वजह से हम इसको देख पा रहे हैं। यानी यहाँ से लाइट आ रहा है ना हमारे पास, यहाँ से लाइट अगर हमारे पास नहीं आएगा तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। सिंपल सा चीज़ है। तो सन का लाइट जो है ये पृथ्वी पर आ रहा है और पृथ्वी पर हम यहाँ पर हैं तो हम इसको देख रहे हैं कि सन है यहाँ पर। अब बीच में हम क्या कर दिए कि बीच में हम एगो बड़ा सा यहाँ पर ऐसे रख दिए, ठीक है, जिसकी वजह से सन का लाइट आए ही ना, यहाँ पर सन का लाइट आ ही नहीं पाया। तो जब सन का लाइट नहीं आ पाया तो हमको दिखाई देगा सन का लाइट ये रोक दिया, ये क्या कर दिया है, सन का लाइट अपने ऊपर अवशोषित कर लिया, रोक दिया, इसके पार नहीं जा रहा। तो जब पृथ्वी के पास यानी हमारी आंखों के पास सन का लाइट नहीं आएगा तो सन हमको दिखेगा कैसे? नहीं दिख रहा। तो सन नहीं दिख रहा तो हम कहते हैं क्या कि सूर्य ग्रहण हो गया है। हम क्या कह रहे हैं? सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, सोलर इक्लिप्स हो गया। अब देखिए, अब एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, यहाँ बीच में आता कौन है जो सन के लाइट को रोक देता है? तो यहाँ पर आता है मून। जो चांद है ये क्या कर रहा है? अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो चांद घूमते घूमते क्या करता है, एक ऐसा स्थिति आता है कि मून सामने आ जाता है, अर्थ का और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये लाइट को क्या कर लेता है, रोक लेता है, वहाँ नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमको सन दिखाई नहीं देता। तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया है। ठीक है, अब क्या होता है दूसरी कंडीशन में यदि हम आपको बताएं तो ये सन है, ये अर्थ है और इसका चक्कर लगा रहा है कौन? चंद्रमा। तो मून यहां पर आ जाता है, यहां पर। तो मून से लाइट हमारी आंखों पर आना चाहिए, ठीक है, तब हम मून को देख पाएंगे। यानी चंद्रमा से लाइट जो है हमारी आंखों पर आना चाहिए, तभी तो हम चंद्रमा को देख पाएंगे। इस पेन से लाइट हमारी आंखों पर आ रहा है तभी तो हम इस पेन को देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब इस स्थिति में क्या होता है कि देखिए, मून पहले कहाँ था? यहाँ पर था, तो सन का ग्रहण हो गया था। अब मून कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो अब मून के पास, मून क्या है? मून एक उपग्रह है। ये क्या है? उपग्रह है। और उपग्रह का डिफिनेशन हम पहले बताए हैं पहले क्लास में, यानी पहले के क्लासों में, कि उपग्रह उसी को कहते हैं जिसके पास अपना लाइट नहीं होता और दूसरा वो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी क्या है? हमारा ग्रह है। तो मून ग्रह का चक्कर लगा रहा है और दूसरा इसके पास अपना लाइट भी नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? उपग्रह। तो चंद्रमा हमारा उपग्रह है पृथ्वी का, तो इसके पास अपना लाइट तो है नहीं, तो अपना लाइट है नहीं, तो ये हमारा लाइट, तो फिर हम इसको देख कैसे पाते हैं? मून को कैसे देख पाते हैं? तो देखिए, मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक है, तो सन का लाइट यहाँ गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर आता है। जैसे इस पेन के पास लाइट तो है नहीं अपना, लेकिन जो लाइट दिख रहा है सामने से, वो लाइट इस पर पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आया, जिसकी वजह से हम इसको देख पा रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, ये मून और सन के बीच में अर्थ आ गया, पृथ्वी आ गया, जिसकी वजह से अब जो सन का लाइट है वो यहीं पर पृथ्वी क्या कर लिया है, सन का लाइट को रोक लिया, जिसकी वजह से मून के पास लाइट सन का गया ही नहीं। यानी सन का जो लाइट है वो मून के पास नहीं गया। मून के पास नहीं गया तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगा कहाँ से? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो क्या होगा? मून हमको नहीं दिखाई देगा,
नहीं दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि चंद्र ग्रहण हो गया, चांद का ग्रहण हो गया है। समझ में आ गया बात? तो सारा खेल लाइट का है। लाइट यदि वहाँ पर है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके यदि हमारी आंखों तक आ रहा है तब हमको वो दिखेगा, नहीं आ रहा तो नहीं दिखेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जब मून और सन के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उसको कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया, और मून जब अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब उसको कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया, सोलर इक्लिप्स हो गया। ठीक है, देखिए एक चीज और बताते हैं, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। अमावस्या को लगता है सूर्य ग्रहण, हमेशा कब लगता है? अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। ये अमावस्या और पूर्णिमा क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए लगभग महीने में हम लोग 30 दिन का महीना मानते हैं। ठीक है, एक एवरेज हिसाब से देखो तो 30 दिन का क्या मानते हैं? महीना मानते हैं। ठीक है, माह 30 दिन का महीना मानते हैं। तो देखिए 30 दिन का महीना मानते हैं, तो हमारे जो हिंदू धर्म के जो पंचांग है, ठीक है, जो हिंदू धर्म का पंचांग है, हिंदू धर्म का जो पंचांग है उसमें ये 30 दिन को 2 भागों में बांटा गया है, 15 दिन और 15 दिन। ये दोनों भाग को समझते हैं। जो शुरुआत का यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 तक 15 आया तो उसको कहते हैं जो 15वां दिन, जो लास्ट दिन होता है, यानी 0 से नहीं, सॉरी 1 तारीख से स्टार्ट होता है ना, तो 1 तारीख से जो 15वां दिन आया, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसे करके 15वां दिन जब आया उस दिन पूर्णिमा होता है। उस दिन क्या उसको कहते हैं हम? पूर्णिमा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए हम आपको बताते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए। उस दिन पूर्णिमा नहीं होता, ये गलत है। देखिए पहले तो आपको ये बताते हैं, 2 दिन हम आपको डिवाइड किए। ये 30 दिन को हिंदू पंचांग में 30 दिन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक क्या होता है? शुक्ल पक्ष, और एक होता है कृष्ण पक्ष। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो शुरुआत से जो 1 2 3 4 5 6 करके 15वां दिन आता है वो शुक्ल पक्ष है। ये पूरा 15 दिन शुक्ल पक्ष है। तो जो 15वां दिन मेन जो शुक्ल पक्ष होता है उसको कहते हैं कि ये शुक्ल पक्ष को हम कह रहे हैं कि ये पूर्णिमा है। जो 15वां दिन आता है इसको क्या कह रहे हैं? कि ये पूर्णिमा है। ठीक है, और दूसरा जो 15वां दिन आता है, यानी दूसरा बार कृष्ण पक्ष का यदि लास्ट दिन, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख से 15 तारीख को हमेशा 15 तारीख को जो है मतलब पूर्णिमा होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि शुक्ल पक्ष का शुरुआत कई बार मान लेते हैं पिछले महीने के 24 तारीख को भी हो जाए, 25 तारीख को भी हो जाए पिछले महीने का, और आगे आने वाले दिनों में क्या हो जाए कि 10 तारीख को शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट हुआ उसके बाद 15वां दिन जो लास्ट होता है उसको कहते हैं पूर्णिमा का दिन। ठीक है, और कृष्ण पक्ष उसके बाद स्टार्ट होता है। तो कृष्ण पक्ष का जो लास्ट दिन होता है उसको कहते हैं अमावस्या का दिन। अमावस्या का दिन। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण जो लगता है वो हमेशा अमावस्या को लगता है, लेकिन हर अमावस्या में सूर्य ग्रहण नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, हर अमावस्या में सूर्य ग्रहण नहीं होता, लेकिन सूर्य ग्रहण जब होगा तो वो दिन अमावस्या का ही होगा। क्लियर है? दूसरा, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है।
पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गया? यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगभग क्लियर हो गया होगा। इसका यदि हम आपको फिगर दिखा दें, देखिए सन का जो लाइट है, ये देखिए ये मून है, ठीक है, ये आपको मून नजर आ रहा होगा, ये अर्थ है हमारा। ये देखिए सन का लाइट क्या कर लिया है, मून रोक लिया, जिसकी वजह से ये सोलर इक्लिप्स हो गया, यानी कि सूर्य ग्रहण हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया। दूसरा, ये देखिए ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, तो सन का लाइट देखिए ये पूरा क्या कर लिया है, अर्थ रोक लिया, मून पर जाने ही नहीं दिया। मून पर लाइट नहीं जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगा कैसे, नहीं आया रिफ्लेक्ट होकर के, तो क्या हो गया, ये सोलर इक्लिप्स, सॉरी लूनर इक्लिप्स हो गया, यानी चंद्र ग्रहण हो गया। ये फिगर देखकर आपको शायद समझ में आ गया होगा, वैसे तो ऐसे भी समझ में आ ही गया होगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बताते हैं, ये सन है, देखिए ये सन है, ये मून है और ये पृथ्वी है, अर्थ। जब तीनों एक लाइन में होते हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब तीनों एक लाइन में होते हैं तब इसको कहते हैं, जब ऐसा स्थिति बनता है कि तीनों एक सीध में हमको नजर आए, एक लाइन में नजर आए, तो इस स्थिति को कहते हैं शिजिगी, शिजिगी कहते हैं, शिजिगी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शिजिगी कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब दूसरा चीज यदि हम आपको बता दें कि सन, देखिए सन है, ये अर्थ है, ठीक है, इसके बीच में यदि मून आ जाता है तब इसको हम कहते हैं, देखिए अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं, इस स्थिति का नाम दिया जाता है कि ये स्थिति है युति, इसको युति कहा जाता है, यानी कंजंक्शन कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। और दूसरा कंडीशन ये भी बनेगा कि ये सन है, ये मून है, ठीक है, और इसके बीच में अर्थ आ गया, तो इस स्थिति को कहते हैं वियुति, यानी ऑपोजिशन, इसका इंग्लिश होता है ऑपोजिशन, वियुति, ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं। तो ये एक वर्ड था, सिजिकी, युति, वियुति, ये सब वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक है सुपर मून, एक है ब्लू मून, एक है ब्लड मून। देखिए तीन वर्ड और हम लोग सीख लेते हैं आज कि सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है और ब्लड मून क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सुपर मून उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है, उसको कहते हैं सुपर मून का स्थिति। चंद्रमा जब पृथ्वी का, यानी पृथ्वी के जब चक्कर लगाते हैं तो चंद्रमा जब सबसे नज़दीक आ जाता है, मतलब यहाँ पर यदि आ गया चंद्रमा सबसे नज़दीक आ गया, तो इस स्थिति को कहते हैं कि सुपर मून हो गया है। अब आप खुद सोचिए, जब चंद्रमा सबसे नज़दीक आएगा पृथ्वी का, तो जो लाइट रिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा आएगा, लाइट ज़्यादा आएगा, क्योंकि नज़दीक से आ रहा है। दूर से लाइट आएगा हमारे पास तो कम प्रकाश आता है, और नज़दीक से आएगा लाइट तो ज़्यादा प्रकाश आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति में सन का लाइट, सॉरी मून का जो लाइट है वो पृथ्वी पर ज़्यादा आता है, लगभग पहले की अपेक्षा 14% जो है, एक तो बड़ा दिखाई देता है। 14% हमको क्या दिखाई देता है, बड़ा। दूर है कोई वस्तु तो हमको छोटा दिखेगा, नज़दीक आएगा तो बड़ा दिखेगा। तो पहले की अपेक्षा 14% बड़ा दिखता है जब सुपर मून का स्थिति होता है तो। और लाइट का जो फोकस होता है वो लगभग 30% ज़्यादा चमकीला हमको नज़र आता है, 30% ज़्यादा
चमकीला नजर आता है। समझा? यानी चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है घूमते घूमते, तब उस स्थिति को कहते हैं कि सुपरमून हो गया है, जिसमें इस मून हमको 14% पहले की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा नज़र आता है और उसका जो प्रकाश हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आता है वो 30% ज़्यादा चमकीला नज़र आता है उसकी वजह से। ठीक है, चंद्रमा। तो ये सुपर मून का स्थिति होता है। ब्लू मून उसको कहते हैं जब एक माह में, 1 माह में दो पूर्णिमा जब आ जाए, एक ही महीने के अंदर 2 पूर्णिमा यदि आ जाए, तो अब कहते हैं कि यह ब्लू मून का स्थिति है। लेकिन आप ध्यान रखिए, ब्लू मून का इसमें ब्लू होने से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसी वर्ड दिया गया है। इसको नीला होने से कोई मतलब नहीं है, ब्लू होने से कोई मतलब नहीं है, बस ब्लू मून इसको कहा जाता है। एक माह में यदि 2 पूर्णिमा आ गया तो इसको कहते हैं ब्लू मून। ठीक है, ये लगभग 2.5 वर्ष के बाद आता है। हर 2.5 वर्ष के बाद ये स्थिति हमको देखने को मिलता है ब्लू मून का। ये सेट तभी हो सकता है जब लगभग वो जो माह होना चाहिए वो महीना 30 या 31 दिन का जब होगा, तभी ये सेट हो सकता है। एक पूर्णिमा 1 तारीख को आ जाए, दूसरा पूर्णिमा 30 को आ जाए, तब ये ब्लू मून का स्थिति हो सकता है महीने के अंदर। या फिर एक पूर्णिमा, जो पहला पूर्णिमा है वो 2 तारीख के आ जाए और उसके बाद एक और 31 तारीख को आ जाए। तो ये लगभग, क्योंकि देखिए हम ये कह रहे हैं कि लगभग पूर्णिमा जो है, हर पूर्णिमा 29.5 दिन के बाद ही आता है। लगभग 29.5 दिन के बाद, 29.5 दिन के बाद ही लगभग पूर्णिमा आता है। एक पूर्णिमा आया आज, उसके 29.5 दिन के बाद दूसरा पूर्णिमा आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, या 30 दिन भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हमेशा ब्लू मून का जो स्थिति होता है वो 30 या 31 महीने वाले, मतलब जो महीना वाला होता है, मतलब 30 या 31 दिन का जो महीना होता है, उसी में ये ब्लू मून का स्थिति हो सकता है। और जिस वर्ष में, मतलब 1 साल के अंदर यदि हम कहें कि एक वर्ष में 2 बार ब्लू मून, एक वर्ष में 2 बार यदि ब्लू मून आ जाता हो, यानी 2 बार ब्लू मून का स्थिति बन जाता हो एक वर्ष के अंदर, तब उसको हम कहते हैं ब्लू मून ईयर। उसको कहते हैं क्या? ब्लू मून ईयर, यानी ब्लू मून वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में, 1 साल में 2 बार ब्लू मून का स्थिति आएगा तो उसको कहते हैं ब्लू मून ईयर। और ये शायद ब्लू मून क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है? तो देखिए, ब्लड मून कुछ नहीं होता, बस इसको ऐसे समझिए कि 4 ब्लू मून को, 4 को जो ब्लू मून होता है, सॉरी 4 ब्लू मून नहीं कह सकते हैं, ठीक है, 4 सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण भी नहीं कहते, 4 चंद्र ग्रहण को, ठीक है, मतलब चंद्र ग्रहण लगा, आज लगा, फिर अगली बार लगा, फिर अगली बार लगा, फिर अगली बार लगा, तो 4 चंद्र ग्रहण को यदि हम संयुक्त रूप से देखें, यदि हम एक मिला करके देखें, तो अब हम कहते हैं कि ब्लड मून का स्थिति आता है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 चंद्र ग्रहण को, चंद्र ग्रहण को यदि हम संयुक्त रूप से देखें, यानी संयुक्त रूप से, यानी कि एक साथ देखने का प्रयास करें, तब हम कहेंगे कि ये ब्लड मून का स्थिति बना हुआ है। ठीक है, इसमें जनरली होता क्या है कि जो हमारा सन है और जो अर्थ, ये मून है, तो सन और मून के बीच अर्थ इस तरीके से आता है कि अर्थ का पूरा जो छाया होता है ये मून के ऊपर दिखने लगता है।
अर्थ का जो पूरा छाया होता है वो मून के ऊपर दिखने लगता है, और जिसकी वजह से ये छाया का रिफ्लेक्शन अर्थ पे दिखाई देता है और वो लाल प्रतीत होता है, वो लाल कलर का रिफ्लेक्शन होता है, और लाल प्रतीत होने के कारण हम इसको ब्लड मून का संज्ञा देते हैं, ब्लड मून का स्थिति मानते हैं। ठीक है, और ये कब होता है कि जब 4 चंद्र ग्रहण को हम एक बार संयुक्त रूप से देखते हैं तब ब्लड मून कह सकते हैं। इस स्थिति में ऐसा ही होता है, पृथ्वी का छाया जो है उस पर हमको नज़र आता है, और वही छाया का रिफ्लेक्शन हमको लाल दिखाई देता है। छाया के कारण जो चंद्रमा है वो लाल नज़र आता है, इसलिए उसको कहते हैं कि ब्लड मून का स्थिति बना हुआ है। ठीक है, तो शायद अब ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी की गति के बारे में हमने समझा कि घूर्णन गति क्या होता है, परिक्रमण गति क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा कैसे है, मकर रेखा कैसे निर्धारित हुआ है, भूमध्य रेखा कैसे निर्धारित हुआ है, ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या है, सुपर मून क्या है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, विषुव क्या है जिसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं, युति क्या है, वियुति क्या है, सिजिगी क्या है, ये सारा टॉपिक लगभग आज क्लियर हो चुका है। बेसिक जानकारी इसका लगभग क्लियर हो गया होगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको, क्योंकि देखिए आप कमेंट कीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा, हमको प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा बेहतर कोशिश करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। और कहीं भी यदि दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो आप बताइएगा ज़रूर, उसमें हम ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, आपका रिप्लाई भी देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।